नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जो अक्सर ना डर और एक अनिश्चितता से घिरा रहता है। स्टेज 4 कैंसर। हाँ, ये शब्द सुनते ही अक्सर माहौल गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर अतुल के कैंसर लिटरेसी पॉडकास्ट स्क्रिप्ट के कुछ बहुत ज़रूरी हिस्से हैं और आज हमारा मकसद है कि इनमें जो जानकारी है, जो उम्मीद है और जो नज़रिया है उसे समझें। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर स्टेज 4 सुनते ही लोगों को लगता है सब खत्म। हाँ, वही। जैसे सारी उम्मीदें टूट गईं, एक निराशा सी छा जाती है। पर क्या वाकई ऐसा है? यही सवाल डॉक्टर अतुल के काम का केंद्र है, जैसा आपने कहा। और उनका एक मुख्य संदेश यही है, स्टेज 4 कैंसर का मतलब हमेशा अंत नहीं होता। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। जरूर। और इन विचारों का विश्लेषण करने के लिए, उन्हें और साफ करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी मौजूद है। जी। तो आइए जानकारी के इस भंडार में गोता लगाते हैं। डॉक्टर अतुल की स्क्रिप्ट में एक बात का जिक्र है कि कैसे स्टेज 4 का निदान सुनते ही कमरा एकदम शांत हो जाता है। परिवार वाले अक्सर हिम्मत हार बैठते हैं। ये डर बहुत जाना पहचाना लगता है ना? बिल्कुल। वो खामोशी, वो निराशा जो डॉक्टर अतुल बताते हैं, वो बहुत ही आम प्रतिक्रिया है। स्टेज 4 शब्द सुनते ही मन में अक्सर सबसे बुरा ही ख्याल आता है। हाँ। लेकिन यहीं पर उनकी स्क्रिप्ट हमें रुक कर सोचने को कहती है। क्या हम वाकई समझते हैं कि स्टेज 4 का मतलब क्या है? हाँ, और इसी पर स्पष्टता लाना बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट के मुताबिक स्टेज 4 का सीधा मतलब है कि कैंसर अपनी मूल जगह से, मतलब जहां शुरू हुआ था, वहां से शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल गया है। बस इतना ही? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इलाज खत्म हो गया या उम्मीद की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। ये सिर्फ बीमारी के फैलाव की स्टेज बता रहा है। यही यही बुनियादी समझ है जिसे बदलने की जरूरत है। जैसा डॉक्टर अतुल कहते हैं, ये स्टेजिंग सिस्टम बीमारी कितनी फैली हुई है ये बताता है, पर यह मरीज के भविष्य पर कोई आखिरी फैसला नहीं सुनाता। अच्छा। और खास तौर पर पिछले कुछ दशकों में मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है, उसने स्टेज 4 के मायने काफी हद तक बदल दिए हैं। तो फिर इन तरक्कियों पर बात करना तो बनता है। डॉक्टर अतुल की स्क्रिप्ट में टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स का जिक्र आता है। सुनने में ये शब्द थोड़े भारी लगते हैं, लेकिन आसान भाषा में ये काम कैसे करते हैं? जरूर। देखिए, डॉक्टर अतुल के विचारों के हिसाब से टारगेटेड थेरेपी ऐसी दवाएं हैं जो कैंसर कोशिकाओं की कुछ खास कमजोरियों या कह सकते हैं निशानों, मार्कर्स को पहचान कर सीधे उन्हीं पर हमला करती हैं। अच्छा, यानी बिल्कुल सटीक निशाना। हाँ, बिल्कुल। ये पारंपरिक कीमोथेरेपी से इस मायने में अलग है कि कीमो अक्सर शरीर की तेजी से बढ़ने वाली सभी कोशिकाओं पर असर डालती है, चाहे वो कैंसर वाली हों या स्वस्थ। हाँ, उसके साइड इफेक्ट्स भी इसीलिए ज्यादा होते हैं शायद। जी। टारगेटेड थेरेपी ज्यादा सटीक होती है, जैसे किसी खास ताले के लिए बनी खास चाबी। यानी सिर्फ दुश्मन कोशिकाओं पर ही हमला। और इम्यूनोथेरेपी, ये तो और भी दिलचस्प लगता है। हाँ, इम्यूनोथेरेपी का सिद्धांत तो वाकई क्रांतिकारी है। स्क्रिप्ट बताती है कि ये हमारे शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली, मतलब इम्यून सिस्टम, को इतना मजबूत या कह लें कि प्रशिक्षित कर देती है कि वो खुद कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर उनसे लड़ सके। अरे वाह! मतलब शरीर की अपनी सेना को ही लड़ने के लिए तैयार करना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक तरह से शरीर को ही सिखाना है कि दुश्मन को कैसे पहचानना और खत्म करना है। और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट का मतलब फिर क्या हुआ? क्या ये इन दोनों से अलग है? पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट एक आप कह सकते हैं समग्र दृष्टिकोण है। होलिस्टिक अप्रोच। इसका मतलब है कि हर मरीज का इलाज उसकी व्यक्तिगत जरूरतों, उसके ट्यूमर की जेनेटिक बनावट और दूसरे स्वास्थ्य कारकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। यानी हर किसी के लिए एक जैसा इलाज नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है इसमें टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी या सर्जरी का कोई खास कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो।
ये वन साइज फिट्स ऑल वाले पुराने तरीके से बिल्कुल अलग है। समझ गई। तो ये तीनों मिलकर स्टेज 4 कैंसर के इलाज को ज्यादा असरदार और अक्सर मरीज के लिए कम तकलीफदेह बनाने में मदद कर रहे हैं। ये सुनकर वाकई लगता है कि विज्ञान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्क्रिप्ट में कुछ खास तरह के कैंसर का भी नाम लिया गया है, जैसे स्तन, फेफड़े, कोलन, थायराइड, लिम्फोमा, जिनके स्टेज 4 में होने के बावजूद उन्हें सालों तक नियंत्रित किया जा सकता है। ये नियंत्रित करना क्या है? क्या ये ठीक होने से अलग है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है और डॉक्टर अतुल के विचारों का एक अहम हिस्सा भी। नियंत्रित करना इलाज के लक्ष्यों में एक बड़े बदलाव को दिखाता है। अच्छा, कैसे? जैसा स्क्रिप्ट में बताया गया है, हमेशा पहला लक्ष्य बीमारी को जड़ से मिटाना नहीं होता, बल्कि उसे नियंत्रित करना होता है। इसका मतलब है कैंसर को एक क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली लेकिन काबू में रखी जा सकने वाली बीमारी की तरह देखना। जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर? हाँ, कुछ हद तक वैसा ही। जैसे लोग डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के साथ जीते हैं और उन्हें दवाओं और जीवन शैली से मैनेज करते हैं, वैसे ही इसे भी मैनेज करने की कोशिश की जाती है। तो इसका मतलब है कि कैंसर के साथ भी एक लंबा और सार्थक जीवन मुमकिन है, सालों या दशकों तक, जैसा स्क्रिप्ट में इशारा है। बिल्कुल। नियंत्रण का मतलब है कि इलाज के जरिए कैंसर को बढ़ने से रोका जाए या धीमा किया जाए, ताकि मरीज अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी सके। क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जी, ये सिर्फ सांसें लेते रहने की बात नहीं, बल्कि सक्रिय और संतोषजनक जीवन जीने की बात है। और हाँ, स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि कुछ मामलों में, खासकर नई थेरेपीज के साथ, कुछ उन्नत कैंसर पूरी तरह ठीक भी हो सकते हैं, यानी उनमें रेमिशन हासिल किया जा सकता है पूरी तरह से। ये नियंत्रण वाला विचार ही अपने आप में कितना शक्तिशाली है। ये उस डर को कम करता है जो स्टेज 4 के साथ जुड़ा हुआ है। सही कहा आपने। आपने इलाज के लक्ष्यों में बदलाव की बात की, मिटाने से नियंत्रण तक। ये सोच मरीज और परिवार की मानसिकता पर भी गहरा असर डालती होगी। स्क्रिप्ट में एक बड़ी गहरी पंक्ति है, आशा इनकार नहीं है, आशा साहस है। इसका क्या अर्थ निकालें? ये पंक्ति वाकई सोचने पर मजबूर करती है। आमतौर पे लगता है कि इतनी गंभीर स्थिति में उम्मीद रखना शायद सच्चाई से आंखें चुराना है, मतलब डिनायल में जीना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर अतुल का नजरिया अलग है। उनके अनुसार उम्मीद रखने का मतलब ये नहीं कि आप मुश्किलों को अनदेखा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उन मुश्किलों के होते हुए भी इलाज की संभावनाओं पर, विज्ञान की प्रगति पर और अपनी भीतरी ताकत पर भरोसा कर रहे हैं। तो ये डर के सामने खड़े रहने का साहस है। हाँ, बिल्कुल। ये डर के सामने डटे रहने का साहस है। ये एक सकारात्मक रवैया है जो न सिर्फ मानसिक शांति देता है, बल्कि इलाज की मुश्किल प्रक्रिया से गुजरने में भी मददगार हो सकता है, ऐसा माना जाता है। और जब इलाज का पहला लक्ष्य बीमारी को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना हो, तब देखभाल के दूसरे पहलू और भी महत्वपूर्ण हो जाते होंगे। जाहिर है। स्क्रिप्ट पैलिएटिव और सपोर्टिव केयर की बात करती है। ये क्या है और इसकी क्या भूमिका है? देखिए, पैलिएटिव केयर, जिसे हम सहायक देखभाल भी कह सकते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ही जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, चाहे बीमारी किसी भी स्टेज में हो और इलाज चल रहा हो या नहीं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ आखिरी स्टेज के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे इलाज के साथ साथ भी शुरू किया जा सकता है। जैसा स्क्रिप्ट में बताया गया है, ये दर्द को कम करने, सांस लेने में तकलीफ को घटाने, भूख को सुधारने और मरीज को शारीरिक और मानसिक आराम पहुंचाने पे केंद्रित होती है। आराम पहुंचाना। हाँ, ये सिर्फ दवाएं देना नहीं है, बल्कि मरीज की भावनात्मक, सामाजिक और यहां तक कि आध्यात्मिक जरूरतों का भी ध्यान रखना है। एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। यानी ये सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि मरीज को पूरी तरह से होलिस्टिकली आराम पहुंचाना है। बिल्कुल सही। स्क्रिप्ट की एक और बात बहुत असरदार है, जब इलाज संभव ना हो तब भी देखभाल हमेशा संभव है। ये वाक्य अपने आप में कितनी तसल्ली देता है। निश्चित रूप से यह इस विचार को बल देता है कि किसी भी मरीज को कभी भी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि अब उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता या उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। आराम देना, सम्मान बनाए रखना और देखभाल करना हर हाल में संभव है। ये न सिर्फ मरीज के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी बहुत जरूरी सहारा बनता है, खासकर मुश्किल समय में। ये मानवीय गरिमा को बनाए रखने का एक तरीका है। एक और बड़ा दिलचस्प सुझाव स्क्रिप्ट में मिलता है, सवाल पूछने का तरीका बदलने का। अक्सर मरीज या परिवार पूछते हैं, मेरे पास कितना समय है या मैं कब तक जीऊंगी। हाँ, ये बहुत आम सवाल है। स्क्रिप्ट कहती है कि इसकी बजाय पूछना चाहिए, मैं आज कितना अच्छा जी सकती हूँ
ये नजरिया कैसे मदद करता है? ये सवाल पूछने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। कब तक का सवाल भविष्य की अनिश्चितता और डर पर केंद्रित है, जिसका सटीक जवाब देना डॉक्टरों के लिए भी लगभग नामुमकिन होता है। सही बात है। ये सवाल अक्सर चिंता को और बढ़ाता है। दूसरी तरफ, आज मैं कितना अच्छा जी सकता हूं, ये सवाल फोकस को वर्तमान पर ले आता है, उन चीजों पर जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये नियंत्रण की भावना वापस देता है, ऐसा? हाँ, बिल्कुल। ये मरीज को अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय करता है। ये उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि आज उनके लिए क्या मायने रखता है। क्या वो परिवार के साथ कुछ खास पल बिताना चाहते हैं, कोई अधूरा शौक पूरा करना चाहते हैं, या बस शांति से बैठकर प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं। अच्छा, ये जीने की गुणवत्ता पर जोर देता है, न कि सिर्फ दिनों की गिनती पर। यानी हर दिन को सार्थक बनाना, जैसा स्क्रिप्ट कहती है। ये सिर्फ कैंसर के मरीजों के लिए ही नहीं, शायद हम सबके लिए एक सबक है। बिल्कुल। ये जीवन के हर पल की कीमत समझने और उसे भरपूर जीने का दर्शन है। ये रवैया न केवल मानसिक शांति दे सकता है, बल्कि शायद शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालता हो, क्योंकि मन और शरीर तो जुड़े हुए हैं। हाँ, वो तो है। अंत में डॉक्टर अतुल का एक सीधा संदेश है जिसे स्क्रिप्ट सामने रखती है। वो कहते हैं कि स्टेज 4 कैंसर अंत नहीं, बल्कि ये ताकत, विज्ञान और सहारे का एक अध्याय है। और लगातार हो रही नई खोजें उम्मीद की किरणें जगा रही हैं। यह संदेश पूरी बातचीत का सार है, निचोड़ है। यह स्वीकार करता है कि यह सफर मुश्किल है, पर यह ताकत का भी सफर है। मरीज की अपनी हिम्मत, परिवार का साथ, डॉक्टरों और नर्सों की मेहनत, हाँ, ये विज्ञान की जीत का भी अध्याय है, जो लगातार नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है। और ये सहारे का अध्याय है, जिसमें भावनात्मक, सामाजिक और चिकित्सा मदद शामिल है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा डॉक्टर अतुल कहते हैं, ये उम्मीद का अध्याय है। और ये उम्मीद हवा में नहीं है, बल्कि ठोस वैज्ञानिक प्रगति, मानवीय करुणा और दृढ़ इच्छा शक्ति पर आधारित है। तो आज हमने डॉक्टर अतुल के पॉडकास्ट स्क्रिप्ट के अंशों के जरिए स्टेज 4 कैंसर को एक अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। सबसे अहम बात जो सामने आई वो ये कि स्टेज 4 का निदान महज कैंसर के फैलाव की जानकारी है, ये जीवन के अंत का ऐलान नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने ये भी देखा कि कैसे टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों ने इलाज की परिभाषा बदल दी है। अब कई बार लक्ष्य बीमारी को पूरी तरह मिटाना नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना होता है। जी हाँ, कंट्रोल करना, जिससे मरीज लंबे समय तक एक बेहतर और सार्थक जीवन जी सकें। ये नियंत्रण वाला विचार शायद सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाला है। बिल्कुल। और ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि कैसे ये स्क्रिप्ट उम्मीद को डरपोक होने या सच्चाई से मुंह मोड़ने की बजाय साहस का प्रतीक मानती है। हाँ, आशा साहस है। जी, साथ ही पैलिएटिव या सहायक देखभाल की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है, जो ये सुनिश्चित करती है कि इलाज के परे भी आराम और देखभाल हमेशा मुमकिन है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्वासन है। और हाँ, वो सवाल बदलने का सुझाव, कब तक की चिंता छोड़कर आज कितना अच्छा जी सकते हैं, इस पर ध्यान देना, ये वाकई जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है, न सिर्फ बीमारी में बल्कि शायद रोजमर्रा की जिंदगी में भी। निश्चित तौर पर इस पूरी चर्चा का सार सिर्फ कैंसर तक ही सीमित नहीं है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी गंभीर निदान या मुश्किल खबर का सामना कैसे किया जाए। सिर्फ लेबल या स्टेज पर अटकने के बजाय हमें बारीकियों को देखना चाहिए, उपलब्ध विकल्पों और सहारे पर ध्यान देना चाहिए। ये तथ्यों को डर पर हावी होने से रोकने और सकारात्मकता बनाए रखने का रास्ता दिखाता है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जिस तरह डॉक्टर अतुल के विचार हमें कब तक जीने की बजाय कितना अच्छा जीने पर ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं, क्या जीवन की दूसरी लंबी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी यही नजरिया अपनाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, चाहे वो कोई और क्रॉनिक बीमारी हो, कोई गहरा व्यक्तिगत संघर्ष हो या समाज में चल रहा कोई मुश्किल दौर, क्या वर्तमान की गुणवत्ता पर आज को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना हमें ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत और ज्यादा सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।